So we are going to look on these four things which I extract out from this definition. The first we have the ruler, second the election form of government, the people. There is the form of government, ruler, elected, and the people. So these are the four basic ideas that we can, these are the four basic terms. Who should be the rulers who are going to rule? Election, what type of electoral policy should be done in a democratic country? We have the form of government, what type of form of government we have in a democratic country, and the people. Who are the people they are going to choose the government? So these are the four basic things that we are going to study in this chapter and we are going to analyze. So we are going to these four things analyzed by some stories of the different countries. Different countries we are different countries that are called as the democratic country, but we are going to look how they are not the democratic country or what this is right to the democratic country or they are क्या वो जो कंट्रीज हैं वो सच में ही इस डेफिनेशन को फॉलो कर रही है दे आर फॉलोइंग दिस डेफिनेशन और नॉट so we are going to study the four stories of the different countries related to this democracy. Okay, so please note it down these things, this definition and the four terms, the four major terms. We are going to look out these major terms one by one. So the first story we have about the Pakistan. Pakistan after got independence 1947 with India. इंडिया को भी जो है 1947 में ही इंडिपेंडेंस मिला था. पाकिस्तान भी 1947 में ही इंडिपेंडेंस मिला पाकिस्तान को. So after got independence, what happened when the time of Pervez Musharraf? So Pervez Musharraf is the general chief of the army. तो व्हाट हैपेंड कि क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंस मिला, वहां पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनी, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनी लेकिन क्या हुआ कि जब परवेज मुशर्रफ जब चीफ एग्जीक्यूटिव आर्मी के थे तो उन्होंने क्या किया कि तख्ता पलट कर दिया. तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद एक ये डेमोक्रेटिक कंट्री थी, लेकिन क्या हुआ कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है जनरल परवेज मुशर्रफ में जो है मिलिट्री coup किया, यानी कि क्या हो मिलिट्री का शासन ले आया इन्होंने, क्योंकि ये क्या थे इन 1999 में. ओके, और ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे ये एग्जीक्यूटिव चीफ ऑफ द आर्मी थे. जनरल परवेज मुशर्रफ इज एग्जीक्यूटिव चीफ ऑफ द आर्मी. व्हाट हैपेंड इन 1999, वहां पर जो है डेमोक्रेटिक कंट्री जो पाकिस्तान थी उसको हट करके क्या हो गई, वो मिलिट्री coup, यानी वहां पर मिलिट्री का रूल हो गया. अब होता क्या है आगे और हम देखेंगे कि पाकिस्तान में क्या होता है. तो मैं रब कर दे रहा हूं 2002 में, इन 2002 ये एक रेफरेंडम करवाते हैं और इन दिस रेफरेंडम क्या होता है, उस रेफरेंडम में कि ये जो अपनी जो पोस्ट है उसको डेजिग्नेशन को चेंज करके प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन इनको मिल जाता है. ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, ये कानून के अंदर काफी सारे बदलाव करते हैं, इनको 5 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है. 5 साल का एक्सटेंशन में क्या करते हैं कि जो भी क्या नाम है प्रोविंशियल वहाँ के जो भी प्रोविंशियल मिनिस्टर्स थे या जो भी वहाँ की नेशनल पार्टी थी उन सब का जो है मीटिंग को क्या नाम है डिस्कार्ड कर देते हैं
और इसके बाद जो पूरी तरीके से क्या हो जाता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ का शासन हो जाता है, वो जिस तरीके से चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान पहले तो डेमोक्रेटिक कंट्री था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो है मिलिट्री का रूल हो गया जनरल परवेज मुशर्रफ 1919 में, और अपने हिसाब से उन्होंने जो है एक रेफरेंडम करवाया, और रेफरेंडम में जो है उनको क्या नाम है जीत सक्सेस हो पाई वो रेफरेंडम में। लेकिन वहाँ की जो मीडिया कहती है कि ये जो रेफरेंडम हुआ था, वो रेफरेंडम के अंदर जो है माल प्रैक्टिस किया गया था। ठीक है, माल प्रैक्टिस यानी कि गलत ट्रिक से जो है इन्होंने रेफरेंडम को पास करवा लिया था, या इनको क्या नाम है सक्सेस मिला था। तो माल प्रैक्टिस किया था, चीटिंग करी थी इसमें, फ्रॉड के साथ जो है इन्होंने इसको पास करवाया। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आकर के मिलिट्री का शासन हो गया। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इन्होंने कुछ जो लीगल फ्रेमवर्क बनाया परवेज मुशर्रफ ने, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क बनाए जब उनका मिलिट्री रूल जब आया पाकिस्तान के अंदर। तो पॉइंट 1 आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर अमेंडमेंट लेकर के आए, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट उन्होंने क्या लेकर के आए लीगल फ्रेमवर्क में, कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। प्रेसिडेंट कैन dismiss the national and provincial assembly. Provincial assembly. प्रेसिडेंट जो है वो डिसमिस कर सकता था नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली। ये जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो ये मेंबर थे जो जिनको जो पीपल है, लोग जो है जिनको चुन करके लाते थे और वो वहां पर जाकर के बैठते थे। लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, लाइक हमारे स्टेट में एमएलए होता है, और क्या नाम है सेंटर में हमारे पास एमपीज होते हैं। तो ये लोग जाकर के, क्योंकि ये लोग जो है लोगों के द्वारा चुने गए थे, और प्रेसिडेंट ने क्या किया, इन्हीं को जो है ना डिसमिस कर देते थे। प्रेसिडेंट किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता था। तो ये अमेंडमेंट लाया था। इससे क्या हुआ कि जो लोगों ने चुना जिन लोगों को, वो लोग जो है अपनी बात कह ही नहीं पाते थे और उन लोगों की बात सुनी ही नहीं जाती थी। तो इससे क्या हुआ कि अगर हम इनडायरेक्ट वे में देखें कि लोगों की बात नहीं सुनी जा रही थी, लोग जिन रूलर को भेज रहे थे उनकी बात नहीं सुनी जाने का मतलब ये हुआ कि लोगों ने अपने रूलर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर भेजा कि ताकि वो उनकी बात पहुंचा पाए, लेकिन जो अपनी बात करते थे फिर उनको डिसमिस कर दिया गया और अपने मर्जी से शासन चलाते थे। यह हुआ था इसमें। दूसरा पॉइंट था कि दूसरा पॉइंट था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सुपरवाइज कैबिनेट, और नेशनल कैबिनेट आप कह सकते हैं। नेशनल कैबिनेट कौन थे, वही लोग थे जो चुन करके आते थे, लेकिन उसके ऊपर किनका सुपरविजन हो गया, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल। और ये नेशनल सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल किसके अंडर में काम करती थी, परवेज मुशर्रफ के अंडर में काम करती थी। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि पहले ये डेमोक्रेटिक कंट्री थी, उसके बाद मिलिट्री का इसके अंदर क्या हुआ, शासन आया, और मिलिट्री का शासन आने के बाद जो है परवेज मुशर्रफ ने 1999 में मिलिट्री का शासन लाया। उसके बाद 2002 में इन्होंने जो है एक रेफरेंडम डाला, और उस रेफरेंडम के अंदर उनको सक्सेस मिला। लेकिन सक्सेस किस तरह पाया उन्होंने, माल प्रैक्टिस करके, फ्रॉड करके। इसके बाद उन्होंने अपना डेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट कर लिया। फिर उन्होंने कुछ अमेंडमेंट लाए, प्रेसिडेंट होने के तहत हुआ अमेंडमेंट ला सकते थे, उन्होंने फिर अमेंडमेंट लाया, और अमेंडमेंट में क्या लेकर के आए कि प्रेसिडेंट जो है वो डिसमिस कर सकता था नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की पावर जो है उन्होंने ज्यादा कर दी बनिस्बत किसके, नेशनल कैबिनेट का। ये जो नेशनल कैबिनेट कौन थे, वो लोग थे जो लोगों द्वारा चुने जाते थे।
ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि पूरी तरीके से परवेज मुशर्रफ की पकड़ बन गई पूरे कंट्री में। तो इसमें देखेंगे कि हमें इससे क्या समझ में आता है, व्हाट वी गेट फ्रॉम दी। तो हमें इससे ये समझ में आता है कि जो भी पावर, डिसीजन मेकिंग का जो पावर होगा वो किनके हाथ में होना चाहिए, वो होना चाहिए उनके हाथ में जिनको लोग सेलेक्ट करके कैबिनेट या मिनिस्टर या क्या नाम है किसी भी काउंसिल में भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो डेमोक्रेसी क्या कहता है? डेमोक्रेसी कहता है, इन डेमोक्रेसी द फाइनल decision making power is in the hand of those who are elected by the people. तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होना चाहिए? उनके हाथ में होना चाहिए जिनको लोग इलेक्ट करके भेजते हैं, उनके हाथ में डिसीजन पावर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो मिलिट्री जो होती है उनको तो लोग नहीं क्या नाम है इलेक्ट करते हैं, तो इलेक्टोरल के द्वारा जाकर के तो नहीं पहुंचते हैं। तो मिलिट्री रूल जो आया तो उसके अंदर क्या हुआ कि परवेज मुशर्रफ तो क्या नाम है ये इलेक्शन जीत करके तो नहीं आए थे, वो एक एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव बने। और चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो मिलिट्री का शासन सत्ता पलट कर दिया, डेमोक्रेसी से क्या कर दिया, मिलिट्री का शासन लेकर के आ गए। उसके बाद उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया, उस रेफरेंडम के अंदर अब वो गलत तरीके से रेफरेंडम करवाया, फिर जीत हासिल हुई उनको, और जीत हासिल होने के बाद वो प्रेसिडेंट बन गए। अब प्रेसिडेंट बनने का क्या हुआ कि अपने तरीके से उन्होंने अपने रूल को जो है चेंज किया, उसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव लाया, और उस बदलाव में ये किया कि जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनकी पावर्स को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। तो ये सारी चीजें हमने देखी। लेकिन ये क्या है कि हमारा डेमोक्रेसी क्या कहता है कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किनके हाथ में होनी चाहिए? उनके हाथ में होनी चाहिए जो लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हो, ना कि उनके हाथ में जो मिलिट्री के मेंबर हो या कोई इस तरीके का। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट था। अब दूसरी स्टोरी के साथ हमारे पास दूसरा पॉइंट है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। इसके अंदर हम दो कंट्री की स्टोरी पढ़ेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल। वो आपका पहला फर्स्ट पार्ट था, इसके अंदर था कि जो लीडर्स हैं वो डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो लीडर कौन होने चाहिए? वो लीडर पीपल द्वारा इलेक्ट किए होने चाहिए। अब दूसरा आपका है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। इसके अंदर दो कंट्री है आपकी, एक चाइना है, दूसरी आपकी मैक्सिको है। ठीक है, हम केस ऑफ मैक्सिको सबसे पहले देखेंगे। चलिए, चलिए हम दोनों को एक साथ देख लेंगे। केस ऑफ मैक्सिको एंड चाइना। CRI इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, CRI, I फॉर इंस्टीट्यूशनल, R फॉर रिवोल्यूशनरी, P फॉर पार्टी। ये थोड़ा उल्टा है लेकिन नाम इनका PRI है। ठीक है, ये एक पार्टी थी। यहाँ पर क्या हुआ कि जब इंडिपेंडेंस मिला उनको तो उसके बाद जो है सारा पावर जो है
PRI के पास हो गया। तो इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज इसके केस में ये देखने के लिए आता है कि 1930 से लेकर के बिटवीन 1930 टू 2000 यानी लगभग जो है 70 साल तक 70 ईयर्स तक जो है एक ही पार्टी लगातार इलेक्शन जीत रही है। 70 साल तक। हाउ इट इज पॉसिबल? ना कोई कोalition गवर्नमेंट बने ना कुछ हो रहा है, एक ही पार्टी जो है सारा इलेक्शन जीत रही है हर साल, ये पूरे 70 सालों तक। इसके अंदर क्या होता था कि इनकी, ये भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन होते थे इसके अंदर भी, लेकिन इसके अंदर क्या होता था कि इलेक्शन के अंदर फ्रॉड होता था। अब फ्रॉड किस तरीके का फ्रॉड होगा आपका कि ये लोग जो है माल प्रैक्टिस करते होंगे, चीटिंग करते थे, मीडिया जो है इनके अंदर में थी, मीडिया जो है इन्हीं के अंदर में थी, और मीडिया में जो अच्छे काम करते थे उनको दिखा दी थी, और जो बेकार काम है इनके ऊपर पर्दा डाल दिया करते थे। जो प्रिंटिंग प्रेस था और जो भी प्रेशर ग्रुप थे वो भी इनके साथ मिले हुए थे। सारा क्या हुआ कि PRI ने जो है इतने सालों तक क्या नाम है के ऊपर मैक्सिस के ऊपर राज किया। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि ये जो है क्या नाम है PRI govern the country for 70 years. How they govern? आप कह सकते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ, used to be all the election they do dirty things like such as आपका हो गया फ्रॉड, माल प्रैक्टिस, ठीक है। इन सेंस क्या किया इन्होंने कि जो मीडिया है वो भी इनके अंदर थी, ठीक है ना। आप ये कह सकते हैं कि डोमिनेंस ऑन द मीडिया, या फिर मीडिया इज ऑल्सो इन द कंट्रोल पार्टी, किसी पार्टी के अंदर में मीडिया काम कर रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि लगातार 70 सालों तक जो है PRI का मैक्सिको के अंदर क्या नाम है शासन बना रहा और मैक्सिको के अंदर गवर्न करते रहे। दूसरा हम केस देखेंगे चाइना का। केस ऑफ चाइना, देखिए चाइना है, चाइना के अंदर भी इलेक्शन होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इलेक्शन होता है, तो चाइना के अंदर भी इलेक्शन होता है, हर 5 साल पे होता है। बहुत सही बात है, हर 5 साल पे होता है, ठीक है। और क्या नाम है, हर 5 साल पे इलेक्शन होगा, और जो पार्लियामेंट है, वहां की जो पार्लियामेंट है नेशनल पीपल कांग्रेस, वहां की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस, वहां की पार्लियामेंट का नाम है। अंदर जो भी मेंबर चुन करके जाएगा, देखिए चाइना का क्या था, कोई भी कैंडिडेट जो चाहता है कि यानी पार्लियामेंट में बैठने के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए, तो क्या करना पड़ता था, जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की उससे पहले, और जो 8 और जो स्मॉल पार्टी है उनसे उनको इजाजत लेनी पड़ती थी, उनसे उनको वेरिफिकेशन अप्रूवल लेना पड़ता था, तब जाकर के वो पार्टी या वो कैंडिडेट जो है इलेक्शन में लड़ते थे। तो हमारे पास क्या हुआ, चाइना के एग्जाम्पल अगर हम कुछ इस तरीके से देखें कि आपके पास, लाइक एग्जाम्पल बात कर लें कि आपके पास जो है ना इलेक्शन के लिए आपके पास चॉइस है, और चॉइस क्या है आपके पास, या तो आप ए को सिलेक्ट करो या तो आप ए को सिलेक्ट करो। ये नहीं है कि या तो आप ए को सिलेक्ट करो या तो आप बी को सिलेक्ट करो, नहीं, या तो आप ए को सिलेक्ट करो
या तो आप ए को सिलेक्ट करो, ये तो कोई ऑप्शन नहीं हुआ ना भाई, दोनों तो एक ही चीज होगी। तो चाइना के अंदर क्या हुआ, यही हुआ, क्योंकि आप जो है किसको है, सिर्फ एक ही पार्टी काम कर रही है, वो कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अब कम्युनिस्ट पार्टी है, भले ही आप कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे कैंडिडेट जाएंगे तो फिर से जाकर के पहले उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का मामला लेना पड़ेगा, या कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अप्रूवल लेने की क्या बात होगी कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी कहेगी कि हमारे ये जो है पोर्टफोलियोज है, ये हमारे मैनिफेस्टो है, ये और इन चीजों पे अगर आप काम करोगे तभी हम आपको क्या नाम है कैंडिडेट और इलेक्शन लड़ने का मौका देंगे। तो क्या हो रहा है कि ओवरऑल जो है इंडायरेक्ट वे में अगर हम देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही हमेशा से रूल कर रही है, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो सारा ऑप्शन जो है क्या हो गया कि आप जो है सेमी पार्टी से अप्रूवल लोगे तभी आप जाकर के। यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि लोगों के पास चॉइस नहीं है। अब हमारे इलेक्शन में क्या होना चाहिए, चॉइस होना चाहिए कि हम जिसको चाहें उसको हम सेलेक्ट कर सकें, ठीक है। इसके अंदर आप लिख सकते हैं टू बिकम या एनी कैंडिडेट, चलिए सिंपल में लिख देता हूँ, एनी कैंडिडेट who want to do election, yeah, who want to fight election, he must get approval from Communist Party and 8 other small parties. ओके, हाँ चलिए चलिए पूछिए सवाल, पूछिए सवाल क्या है। सवाल पूछ सकते हैं, सवाल है आपका कुछ रिलेटेड सवाल। पूछिए सवाल। क्या शाम, एक्सक्यूज मी सर। हाँ शाम भाभी, हाँ पूछिए शाम भाभी। सर जैसा कि केस ऑफ मैक्सिको में सर केस ऑफ मैक्सिको में आपने बताया ना कि सर बहुत दिनों से ये पार्टी मतलब विन करती जा रही है लगभग 70 ईयर्स से। तो अगर रियल में अगर कोई पार्टी है वो विन कर रही है लेकिन वो अच्छा काम भी कर रही है तो क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हुआ? देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छा काम और बुरा काम का मतलब नहीं होता। देखिए बुरा काम होगा तो लोग उसको इलेक्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है, और उनको जो है हटा करके दूसरे को मौका मिलेगा। हमारे पास क्या होता है इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन क्यों लड़वाया जाता है, इलेक्शन लड़वाने का मेन मकसद ये है कि हर किसी के पास चॉइस हो, कि हम चाहे तो इसको चुने, हम चाहे तो उसको चुने, ठीक है। हमारे पास चॉइस होना चाहिए चुनने के लिए। ये पार्टी अगर अच्छा काम करी वेल एंड गुड, फिर पार्टी इसको हर बार जो है इसी को इलेक्ट करेगी। जब ये अच्छा काम कर ही रही है तो फिर इसे फ्रॉड करने की क्या जरूरत है जीतने के लिए, फिर इसे मीडिया को खरीदने की क्या जरूरत है जीतने के लिए। जब ये अच्छा काम कर ही रही है तो फिर ये चीटिंग क्यों कर रही है लोगों से, करप्शन क्यों है इसके अंदर, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अच्छा काम करेगी तो वो तो खुद ब खुद सिलेक्ट होती जाएगी, लोग जो है ना उसी को वोट देंगे और वो अपने आप इलेक्ट होकर के आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये है कि हमारे जब भी कोई इलेक्शन होगा तो कुछ इलेक्शन के अंदर हमारे पास चॉइस तो होना चाहिए ना। अब हमारे पास चॉइस तो है, मान के चलिए क्या होता है कि हमारे पास चलिए ए बी सी है, एक लगातार गवर्नमेंट बन रहा है, इसका सारा इन्फ्लुएंसर के पास पैसा। अब इसने क्या किया, बी सी भी खड़ी होती है इलेक्शन के अंदर, लेकिन हुआ क्या कि जब भी वोटिंग होगा या कुछ होगा तो पोलिंग बूथ पे जाकर के इनके ए के मेंबर पहुंच जाएंगे और जो भी बी का वोट होगा उसको फालतू के फेंक दिया, या कुछ ऐसा किया कि क्या नाम है जब भी कोई काम जो है अच्छा काम हो रहा है उसको तो दिखा रही है, लेकिन जो भी कोई गलत काम हो रहा है या बी वाले जो पूछ रहे हैं कि भाई तुमने ये गलत क्यों किया, तो मीडिया जो है उनके सवाल को सुनेगी ही नहीं,
उनको काट देगी। तो इससे क्या होगा कि क्या नाम है, ये चीटिंग हुआ, ये करप्शन हुआ, माल प्रैक्टिस हुआ। इस तरीके से रूल करना जो है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वो अनडेमोक्रेटिक है। क्योंकि डेमोक्रेटिक कहती है कि अपोजिशन का भी रोल होना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनको वीकनिंग नहीं करना। जैसे कि हम पाकिस्तान के केस में देखा, पाकिस्तान ने क्या किया कि जब मिलिट्री रूल आया उसके बाद रेफरेंडम लिया, रेफरेंडम लेने का प्रेसिडेंट बन गए परवेज मुशर्रफ। उन्होंने क्या किया, परवेज मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लाया। अमेंडमेंट में क्या लेकर के आया, कुछ नहीं किया उन्होंने, बस अपोजिशन पार्टी को वीक कर दिया। अपोजिशन मतलब जो भी कैबिनेट वहां पर जो लोगों के द्वारा चुन करके आते थे, जिनको उनको डर लगता था कि अब मेरी सरकार गिर जाएगी, वो लोगों को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, उनकी पावर को कमजोर कर दिया। यहाँ पर भी यही हाल हो रहा है कि जीतने के लिए क्या कर रही है, करप्शन कर रही है। तो करप्शन करके जीतना इज नॉट अ गुड, ठीक है। और ये जो है डेमोक्रेटिक के स्पिरिट को तोड़ता है। समझ में आया आपको, क्लियर है? यस सर। और किसी का सवाल था क्या? इसलिए ठाकुर, आपका कोई सवाल था? यस सर। आप पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे कि सर आपने स्टार्टिंग में कहा था कि जो मतलब मिलिट्री के पीपल होते थे उनको भी मतलब कुछ राइट्स होता था डिसीजंस लेने के लिए, कहा था ना सर? नहीं, मिलिट्री के पीपल को राइट नहीं होता था डिसीजन लेने के लिए। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि पीपल जो है जो वही सिलेक्ट करेंगे, और जो सिलेक्ट होकर के जो इलेक्ट होकर के जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में, उनके पास राइट है डिसीजन मेकिंग का। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव जो सिक्योरिटी काउंसिल के एग्जीक्यूटिव थे, चीफ थे परवेज मुशर्रफ, तो मिलिट्री तो उनके अंडर में काम करती है। अब मिलिट्री, अच्छा आप देखिए जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर क्या मिलिट्री के मेंबर, जो आर्मी के मेंबर होते हैं, वो क्या इलेक्शन के द्वारा जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते हैं। कंपटीशन पास करते हैं तो वो आर्मी में उनका नाम आ जाता है, या वो जो है उनको आजकल तो कंपटीशन ही हो रहा है, तो कंपटीशन के तहत कौन से तरीके से तहत पहुंचते हैं, या पढ़ लिख करके पहुंचते हैं, या जो दूसरा और प्रोसीजर है, उनको तो लोग नहीं चुनते कि हाँ फलाने शख्स को वोट दिया, अभी आर्मी चीफ बन गया। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो वही वही चीज मिलिट्री के अंदर मैं बता रहा था कि मिलिट्री जो है वो लोगों के द्वारा नहीं चुनी जाती है। मिलिट्री जो है उनका अलग प्रोसीजर है, कंपटीशन के द्वारा इसके द्वारा पहुंचती है। लेकिन मिलिट्री को कंट्रोल करता है उनका एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। अब उन्होंने क्या कर दिया कि सारे मिलिट्री वालों को अपने एक साथ मिलाया और कहा कि अब हम ही रूल करेंगे, ठीक है। अब लेकिन डेमोक्रेसी क्या कहता है, डेमोक्रेसी कहता है कि रूल उनके द्वारा किया जाएगा जिनको लोग सिलेक्ट करके। क्लियर है आपका? सर लेकिन सर अगर मान लीजिए सर, अगर मिलिट्री के अंदर पावर दिया गया तो किसी और भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर पीपल इलेक्ट करते हैं, तो उनको क्यों नहीं इलेक्ट करने का पावर दिया गया सर? नहीं, बिल्कुल मिलिट्री वालों को ये पावर है कि वो भी वोट कास्ट करेंगे। मिलिट्री मेंबर भी तो वोट कास्ट करते हैं, उनको पावर बिल्कुल है कि वो वोट दें। वोटिंग पावर तो सबके पास है, वोटिंग राइट तो सबके पास है। लेकिन उनको डिसीजन लेने का पावर नहीं है। डिसीजन कौन लेगा? जो कैबिनेट में बैठेंगे, जो पार्लियामेंट में बैठेंगे। हमारे यहाँ डिसीजन कौन लेता है? आप बताइए, हमारे यहाँ कौन लेगा डिसीजन? तो पार्लियामेंट में हमारे कैबिनेट जिनको हम इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं, वही तो डिसीजन लेते हैं ना। उसी तरह क्या है कि पाकिस्तान में भी यही होना चाहिए था, लेकिन वहां ये नहीं होकर के क्या हुआ, जो मिलिट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने सारे मिलिट्री के लोगों को अपने अंदर में लिया और तख्ता पलट कर दिया। तो डेमोक्रेटिक कंट्री से क्या हो गया, पाकिस्तान में मिलिट्री रूल हो गया। क्लियर है आपको? उनके पास बिल्कुल पावर है कि वो वोट कास्ट करेंगे। वोट कास्ट करने के बाद वो चाहे परवेज मुशर्रफ को बनवा दे, या मतलब चाहे वो जिसको चाहे उसको, लेकिन बनना कौन सा? डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो किसके पास होना चाहिए? Decision making power should be rested in the hand of those people who are elected by the people या by the citizens of any country। जो भी कंट्री है, जो भी देश है, उनके पीपल द्वारा जो इलेक्ट किए जाते हैं, उन्हीं को डिसीजन मेकिंग पावर मिलना चाहिए। क्लियर है? या कुछ और जो समझ में नहीं आया? चलिए, तो हम लोग चाइना की बात कर रहे थे। तो चाइना की हमने यहाँ बात कर ली है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि देयर इज नो चॉइस, और दूसरा आप कह सकते हैं ऑप्शन, देयर इज नो चॉइस और ऑप्शन फॉर द सिटीजन। मैक्सिको का भी केस वही हो गया कि मैक्सिको के केस के पास तो चॉइस तो था पीपल को, लेकिन उनकी चॉइस को जो है ना समझा नहीं जा रहा था। उनकी चॉइस को जो है क्या नाम है, पूरी तरीके से सफलता नहीं मिल रही थी। लाइक एग्जांपल, उन्होंने एबीसी का वोटिंग सिस्टम है जिसमें एबीसी ने रिप्रेजेंट किया अपने आप को। ए जो है हमेशा से जीतते आ रही है, बी भी है और सी भी है।
लोग बी को वोट दे रहे हैं, उनका वोटिंग खत्म हो जाता था, उनका वोटिंग वाला इन्वाइट कर देता, या चोरी हो जाता था, या उनके वोट में जो भी गड़बड़ी जो करना चाहते थे ये करवा देती थी। तो क्या होता था, हमेशा ए ही जीतती थी। तो इससे क्या हुआ, फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। और दूसरे केस में क्या, फ्री का मामला है, यहाँ पे लोग फ्री नहीं है, देयर इज नो चॉइस और ऑप्शन फॉर द सिटीजन। यहाँ पर लोग जो है फ्री नहीं है चूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो चलो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी तो है, लेकिन यहाँ पर चीटिंग से जीत रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ही ए है। अगर आपके 8 या 10 जितने भी कैंडिडेट हो रहे हैं सब ए ही है, आप जिसको भी चुन लीजिए सब किसके होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के ही होंगे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो चाइना का ये हाल है। तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में ये कहा जाता है कि आपके पास जो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। ये भी डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, लेकिन ये दोनों कंट्री क्या कर रही हैं, इस स्पिरिट को तोड़ रही है। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या समझ में आया वो मैं पॉइंट पूछता हूँ कि डेमोक्रेसी ये डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेसी क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो मैं रब कर रहा हूँ दोनों को। A democracy must be based on free and fair election, where the party which is currently in power have fair chance to losing. जो पार्टी पावर में है उनके पास भी क्या होना चाहिए, चांस होना चाहिए कि वो हारे। ऐसा नहीं है कि हमेशा जीत रही तो जीती रही है, जीते बिल्कुल। अगर वो अच्छा काम करे, लोगों ने बार बार इलेक्ट करेगी और लोगों ने बार बार वहां पर क्या नाम है गवर्न करने के लिए एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेज देगी, लेकिन गलत तरीके से नहीं। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो दूसरे को भी चुनने का या दूसरे को भी जीतने का मौका दे और उनको मौका मिले। ठीक है, डेमोक्रेसी की ये स्टेट। चलिए अब हम तीसरा केस देखते हैं। जो है 1 पर्सन 1 वोट 1 बैलेट। वन पर्सन 1 वोट 1। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 3 कंट्रीज की स्टोरी है। पहला है सऊदी अरेबिया, दूसरा है एस्टोनिया एंड तीसरा है हमारे पास फिजी। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया के कॉन्टेक्स्ट, सऊदी अरेबिया के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सऊदी अरेबिया में क्या होता है कि सऊदी अरेबिया वैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं, वो मोनार्की कंट्री है, लेकिन अगर उसके अंदर भी देखा जाए तो इक्वल राइट नहीं मिला हुआ है। मर्द को जितना राइट है, यानी मेल को जितना राइट है उतना फीमेल को राइट नहीं है। फीमेल को जो है वोट का जो है मामला वो उनका कम है,
या कहीं पर है ही नहीं वोट का मामला। ये सऊदी अरेबिया के साथ है। और हमारे पास जो दूसरी कंट्री है एस्टोनिया। एस्टोनिया जो है वो आपका रशिया यूएसएसआर के बिल्कुल करीब में पड़ता है। मान के चलिए अगर इधर आपका यूएसएसआर खत्म हो रहा है, यहाँ से तक की बाउंड्री एस्टोनिया के शुरू हो रही है। ठीक है, यहाँ है यूएसएसआर यानी कि रशिया। यहाँ पर क्या होता था कि जो रशियन थे वो एस्टोनिया में किसमें थे, माइनॉरिटी में थे, और एस्टोनियन मेजोरिटी में थे। तो यहाँ पर जो भी एस्टोनिया के लोग थे उनके पास जो है उनका क्या नाम है वोटिंग राइट ज्यादा था एज कंपेयर टू तो रशियन जो थे जो यहाँ पर माइनॉरिटी में थे उनके। ठीक है, तो एस्टोनिया में क्या हुआ कि वन वोट, हमारे पास टॉपिक क्या है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, क्योंकि एस्टोनिया में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, एस्टोनिया में क्या था कि इनका जो वोट है उनकी ज्यादा वैल्यू थी, और जो यूएसएसआर जो रशिया के लोग एस्टोनिया में रहते थे जो करीब ही बॉर्डर टच यहाँ पर भी खुद रहते होंगे, उनके पास जो वोटिंग राइट था उनका जो वोट का वैल्यू था वो कम था एज कम्पेयर टू एस्टोनिया के। ठीक है, एस्टोनिया के केस में ये हुआ। हमारा अगला केस है फिजी का। यहाँ पर तो एस्टोनिया का जो मामला ये भी है कि इनको तो वोटिंग राइट का मामला भी बहुत कम दिया जाता था। तब अगर तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे एस्टोनिया में जो रशियन लोग हैं उनको जो है वोटिंग राइट मिलता ही नहीं था। और जो फिजी का मामला है वहां पर दो कम्युनिटी, एक हो गए जो फिजियन है जो वहीं के रहने वाले, एक हो गए जो इंडियन फिजी हैं जो इंडिया के थे लेकिन वहां पर जाकर के बस गए थे। तो वहां पर क्या हुआ, जो इंडियन फिजी है उनके पास जो है वोट का वैल्यू कम था, और जो वहां के फिजियन है जो वहीं के रहने वाले थे, फिजी के ही रहने वाले थे, उनके पास वोटिंग राइट ज्यादा था। ये तीनों कंट्रीज क्या कर रही हैं कि वन वोट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू की जो स्प्रिट है डेमोक्रेसी की उसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। सऊदी अरेबिया में ठीक है, सऊदी अरेबिया में वुमेन के पास राइट नहीं है कि वोट दे। ठीक है, सोनिया ये क्या है, सऊदी अरेबिया का हो गया सोनिया। सोनिया सोनिया रशियन इन माइनॉरिटी। ठीक है, रशियन क्या है, माइनॉरिटी में है। in minority and find difficult to get the right to vote। दुनिया में क्या है कि रशियन जो है वो माइनॉरिटी में है, इसीलिए उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है वोट कास्ट करने में, या उनको जो है वोट का राइट नहीं मिला है। हमारे पास तीसरा केस है फिजी का। तो इंडियन फिजी, चलिए फिजियन ही पहले लेते हैं, या इंडिजीनियस फिजी जो वहीं के रहने वाले हैं। इंडिजीनियस फिजी have more value in indigenous Fiji have more value compared to Indian Fiji। In relation
अगर हम वोट के संदर्भ में बात करें तो जो इंडिजिनियस फिजी हैं उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडियन फिजी। ओके, तो ये क्या कर रहा है, आपका जो स्प्लिट है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, इसके लिए ये तीनों कंट्रीज जो है इस स्प्लिट पर डेमोक्रेसी के जो स्प्लिट है इसको तोड़ रही है। चलिए इसके बाद हम चौथे कंट्री की बात करेंगे जो है आपका जिम्बाब्वे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट। ठीक है, जिम्बाब्वे के केस में अगर आप देखें तो जिम्बाब्वे के जो है जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंस मिला 1980 में। ठीक है, जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिला 1980 में। उसके बाद जो है ना जानु पीएफ पार्टी जो है, जानु पीएफ पार्टी का यहाँ पर क्या नाम है जीत हुई और जानु पीएफ पार्टी की यहाँ पर गवर्नमेंट बनी। उसके बाद क्या हुआ कि जानु पीएफ पार्टी की, इसका भी केस जो है थोड़ा सा मैक्सिको से रिलेटेड है। रॉबर्ट मोगबे, जानु पीएफ पार्टी के जो एक चीफ थे उनका नाम था रॉबर्ट मोगबे, ये यहाँ के प्रेसिडेंट बने। उसके बाद क्या हुआ कि जो जानु पीएफ पार्टी है इनका रूल रहा, तो इसका भी जो है सेम केस है मैक्सिको की तरह। आप देखिए इसके अंदर भी इलेक्शन तो हुआ, लेकिन इलेक्शन होने के बाद जो राइट्स हैं वो लोगों को नहीं मिल पाए, और जो दूसरी पार्टी है उनको बहुत ज्यादा, जो अपोजिशन पार्टी थी उनको बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया गया। जो क्या नाम है टेलीविजन है, रेडियोज है, इनके ऊपर पूरा कंट्रोल जो है ना जानु पीएफ पार्टी का हो गया। लोग अगर स्ट्राइक करते थे तो उन स्ट्राइक को रोका जाता था, और स्ट्राइक को जो है, और या जो भी लोग उनके अगेंस्ट में खड़े होते थे उनको क्या कर दिया, उसने इलीगल करार कर दिया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लिखेंगे he used unfair means या जो भी है तरीका, he used unfair means to win the election। इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल किया, यानी गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। तीसरा, ही अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर, अपने फेवर में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। तीसरा, ही weakened the opposition, अपोजिशन को वीक कर दिया। ठीक है, he declared strike as illegal। ठीक है, स्ट्राइक को इसने इलीगल करार दे दिया। और आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं, टीवी एंड रेडियोज आर इन हिज कंट्रोल। जब ये सारी चीजें इनके पास हो जाएंगे तो फिर तो कोई दूसरी पार्टी का जीतना नामुमकिन होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमने हमने चार चीजें देखी। इसके बारे में चार चीजें देखी हमने, डेमोक्रेसी के स्पिरिट की चार चीजें देखी। वो चार चीजें हमने क्या देखी? पहला चीज ये देखा कि जो भी डिसीजन है वो कौन लेगा, जो
जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो पीपल इलेक्ट करके आते हैं उनके द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। जैसा कि पाकिस्तान के केस में नहीं हुआ था, वहाँ पर क्या हुआ, परवेज मुशर्रफ का रूल हो गया, जो लोग इलेक्ट करके भेजे जाते थे उनकी कुछ नहीं सुनी जाती थी। तो पहला हमने देखा कि डेमोक्रेसी का पहला रूल यह है कि वही लोग डिसीजन लेंगे जिनको इलेक्ट किया जाता है। दूसरा है डेमोक्रेसी का रूल कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, या इलेक्शन अगर हो रहा है तो उसके अंदर कोई माल प्रैक्टिस या कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तीसरा हमने देखा कि वन पर्सन वन वैल्यू, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एक पर्सन है तो उसके वोट का वैल्यू, और दूसरा कोई और वहां पर माइनॉरिटी क्लास है, कोई भी, सबके वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। चौथा हमने देखा कि रूल ऑफ लॉ, वहां पर जो है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और रेस्पेक्ट फॉर राइट, दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं उनके भी क्या नाम, राइट का जो रेस्पेक्ट होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ दो चीजें होती है, एक होती है रूल ऑफ लॉ, एक होता है रूल बाय द लॉ। एक है रूल ऑफ लॉ, एक होता है रूल बाय लॉ। देखिए इसमें क्या है डिफरेंस। रूल ऑफ लॉ में कहा जाता है कि जो भी कानून बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी कह रहा है उसके द्वारा काम किया जाएगा। और रूल बाय लॉ कहा जाता है कि आप जो है जो भी रूल बनाइए उसके बाद खत्म कर दीजिए, फिर बनाइए, फिर खत्म कर दीजिए उसके द्वारा, यानी कि आप जो है ना लॉ के द्वारा चला सकते हैं। यहाँ पर क्या रूल ऑफ लॉ, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, जो आपने पहले बना दिया है उसके हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। अगर उसके अंदर अमेंडमेंट का प्रोसीजर, जैसे हमारे कंट्री में अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, हम लोग क्या करते हैं कि अमेंडमेंट ऐसे नहीं हो जाता, पहले उसको पास कराना पड़ता है। किनसे पास कराना पड़ता है? पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में कौन बैठता है? जिन्हें हम इलेक्ट करके भेजते हैं, यानी क्या, वो हमारा वो डिसीजन एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो हमारा डिसीजन होता है, तो वही लोग लेते हैं जिनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है। ये हमने देखा कि एक जगह पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। ओके, चलिए ठीक है, तो अगली क्लास में फिर अब हम लोग आगे का कल देखेंगे।